हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट 1989। इसके साथ हम 2018 की अमेंडमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उनके रिलेटेड पढ़ेंगे इसमें। तो मैं आप सबको एक सजेशन दूंगी कि ठीक है, जम्मू कश्मीर का पंचायती राज पढ़ने से पहले आप जो है 73rd अमेंडमेंट को एक बार पढ़ लीजिए। बिकॉज जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट को समझने के लिए उसका पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज वो चीज़ें होंगी जो रिलेशन में आ जाएंगी। ओके, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़िए या किसी और चैनल से, बट एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो पंचायती राज क्यों बनाया जाता है? पंचायती राज इसलिए बनाया जाता है बिकॉज ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, गाँव में डेवलपमेंट्स हो सके, गाँव में भी प्रॉपर एजुकेशंस होएं, वाटर फैसिलिटीज़ होएं, अच्छे एक बोलते हैं ना वो पक्के रोड होएं वहाँ पे भी। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, इस बॉडी की फॉर्मेशन की जाती है। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था महाराजा हरि सिंह ने 1935 में, जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन तब ये है इसमें ज़्यादा काम नहीं कर पा पाए थे, किया उन्होंने रूरल एरिया की डेवलपमेंट के रिलेटेड ही था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से ट्रूप्स हमारे यहाँ पे उन्होंने घुसपैठ कर दी, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन काफ़ी चीज़ें होंगी, जिसके बाद जो है इसकी इस एक्ट की ओर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ओके, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये ठीक है, जब हरि सिंह का ये टाइम ख़त्म हो गया, हमारी प्रिंसली स्टेट से हम एक इंडिया की स्टेट बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पंचायती राज था ना, ये सिर्फ एक फंडिंग के लिए ना वो बन चुका था, कि एक फंडिंग सेंटर बन चुका था, कि इसके लिए पीछे से सेंटर की तरफ से हमें फंड तो आते थे पंचायत के रिलेटेड, लेकिन पंचायत में वो काम नहीं हो पाते थे, गांव में वो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। वो बीच में गवर्नमेंट जो है थी ना, वो खुद ही वो पैसा खा जाती थी। ठीक है, तो लेकिन 1989 में 11 जुलाई 1989 को ये एक बोलते हैं ना एक अच्छे तरीके में बिल्कुल फोर्स में आया। 1989 में इसको गवर्नर ने अपना हामी भरी इसके लिए। ठीक है, जो उस टाइम की गवर्नर थे, उन्होंने इसके लिए हामी भरी कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट बहुत ज़रूरी है एक रूरल लेवल के एरियाज़ की डेवलपमेंट कराने के लिए। तो 11 जुलाई 1989 को ये किसमें फोर्स में आया था पंचायती राज एक्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ये डेट को। ओके, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार जब हमने 73rd अमेंडमेंट पढ़ ली जो पूरे इंडिया के लिए थी, तो स्पेशली जम्मू कश्मीर का अलग क्यों? तो आपने अगर 370 के बारे में सुना होगा, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के स्टेट को स्पेशल स्टेटस देता था, तो अभी फिलहाल ये एब्रोगेट हो चुका है। तो 370 के अंदर था कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यहाँ कौन सा बिल पास होगा, हमारी स्टेट में क्या कानून बनेंगे, ये सारा जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो आपने अगर देखा होगा एब्रोगेशन के टाइम पे पीएम मोदी ने एक भाषण में दिया था कि पूरे इंडिया के लिए हम कोई कानून बनाए, तो एक ऐसी स्टेट है कि जहां वो कानून पास ही ना हो। तो ठीक है, वो की थी जम्मू कश्मीर की बात, क्योंकि यहाँ पे अपने रूल्स थे। ओके, तो इसके तहत हमने बनाया था जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जो पंचायत को वो एक पावर देगी ताकि गांव में डेवलपमेंट करवा सके। ओके, तो इस एक्ट के दौरान इसमें क्या है, 14 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितनी सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। 14 चैप्टर्स, 83 सेक्शंस और 6 शेड्यूल्स। ओके, तो आपके दिमाग में होगा कि यार चैप्टर तो 15 थे, ये 14 क्या बोल रहे हैं? तो 15 चैप्टर्स हुए 2018 की अमेंडमेंट में, ये चैप्टर्स हो गए 15। कौन सा वाला चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ? 1A चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में, जिसके बाद 14 चैप्टर से 15 चैप्टर्स बन गए। लेकिन 1989 के अमेंडमेंट में 14 चैप्टर्स ही हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर किसके साथ डील करता है? प्रिमिलरी, मतलब एग्जाम देने से पहले हम एक प्री होता है, मतलब स्टार्टिंग की जो चीज़ें। तो इसमें चैप्टर 1 के अंदर जो सेक्शन 1 है वो टाइटल्स के साथ डील करता है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के साथ डील करता है। टाइटल्स का क्या मतलब है? इसका टाइटल क्या रखेंगे हम? इसका टाइटल क्या रखा गया? जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट इसका टाइटल रखा गया।
और इसके बाद इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के हर विलेज में जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो है वो लागू हो जाना चाहिए। कौन सी डेट से? 11 जुलाई 1989 से। ओके, तो और फिर सेक्शन 2 है डेफिनेशंस के बारे में। अब किस किस की डेफिनेशन आएगी इसमें? डेफिनेशन जो भी इस पूरे एक्ट में डेफिनेशंस यूज होंगी वो सेक्शन 2 के अंदर आ जाएंगी। जैसे हल्का की क्या डेफिनेशन है, ब्लॉक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं, कोई बिल्डिंग्स जो हम गवर्नमेंट के लिए ये इनके पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। जो भी टर्मिनोलॉजीज इस पूरे एक्ट में यूज होंगी ना वो हम सेक्शन 2 के अंदर उनको डिफाइन करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 73rd अमेंडमेंट था उसके वो 3 टायर सिस्टम था। एक विलेज लेवल पे था, एक ब्लॉक लेवल पे था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ओके, उसी हिसाब से ये जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट है ये भी 3 टायर है। विलेज लेवल पे हल्का पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलेज लेवल पे जो हल्का पंचायत होती है। अब हल्का पंचायत का मतलब क्या होता है? तो जब हम छोटे थे तो हम ऐसे डेफिनेशन बनाते हल्का पंचायत, दिमाग में हमारे चलता था हल्का का मतलब क्या, पंचायत का मतलब क्या। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पंचायत को कुत्ते ने काटी और वो हल्क गया और उसको बोलते हैं हम हल्का पंचायत। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्का पंचायत का मतलब होता है एक एरिया जिसके अंदर एक विलेज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं, उस एरिया को बोला जाता है हल्का पंचायत। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे तालाब तिलू एरिया है, ठीक है, उसके अंदर एक मोहल्ला, मान लो एक जगह है गोलपुली, ठीक है, गोलपुली एक जगह है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वार्ड्स हैं, ठीक है। गोलपुली जो मोहल्ला है उसको हम बोलेंगे हल्का पंचायत। और उसके अंदर जो डिफरेंट वार्ड्स है ना, उन सभी वार्ड्स को मिला के हम बोलेंगे हल्का मंजलिस। और एक एक वार्ड को हम बोलेंगे वार्ड मंजलिस। ठीक है, एक एक वार्ड को हम बोलेंगे क्या? वार्ड मंजलिस। हर एक वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा हाउस नंबर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग आएंगे। एक वार्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग हैं, मान लो एक वार्ड के अंदर 50 लोग हैं, वैसे ही ये 50 पूरे मिलके बनाएंगे। ये 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके, इन सबके 50 मिलके बनाएंगे हल्का मंजलिस। और हल्का मंजलिस और वार्ड मंजलिस मिलके बनाते हैं क्या? हल्का पंचायत। ओके, कश्मीर वाले बच्चों को समझ नहीं आया, ओके, उनके लिए एक और एग्जाम्पल, जैसे लाल चौक ले लो। इतना मैं श्रीनगर नहीं आई हूँ बट फिर भी इसके बारे में मैं जानती हूँ। तो लाल चौक आ गया, लाल चौक के अंदर मान लो बहुत ज्यादा शॉप्स हैं। ओके, लाल चौक आ गया हल्का पंचायत। ओके, अब उसके अंदर जो जितनी भी ये सारी शॉप्स है ना, ये सारी बना देंगी हमारे पास क्या? हल्का मंजलिस। अब एक शॉप के अंदर मान लो बहुत ज्यादा कमरे हैं, वो ठीक है, बहुत ज्यादा कमरे हैं, ठीक है, एक एक शॉप, ठीक है, इंडिविजुअल शॉप जो है वो वार्ड मंजलिस बनाएगी। और इन जब सभी शॉप्स को हम जोड़ लेंगे ये बनाएगी हमारे पास हल्का मंजलिस। और हल्का मंजलिस और वार्ड मंजलिस क्या बनाते हैं हमारे पास? हल्का पंचायत। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है, चैप्टर 1 ये किसके साथ डील करता है? जो 2018 में अमेंड होके आया था, ये डील करता है हमारे पास वार्ड मंजलिस के साथ और हल्का मंजलिस के साथ। जो वार्ड मंजलिस है ना, वो जो वार्ड मंजलिस के मेंबर्स बनेंगे वो जो है वो 3 महीने में एक बार मीटिंग तो जरूर करेंगे। ठीक है, कितने महीने में? 3 महीने में एक बार मीटिंग करना जरूरी है वार्ड मंजलिस को। और उनका हेड कौन होगा? उनका हेड होगा पंच। इस मीटिंग को कौन देखेगा? पंच। ओके, और जो हल्का मंजलिस, हल्का मंजलिस का क्या है कि हल्का मंजलिस के अंदर जो जितने भी वार्ड्स हैं उन सबके मेंबर्स जो भी 18 साल से ऊपर हैं, जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हैं, जो एक रजिस्टर वोटर्स हैं, वो जो हैं वो किसके लिए वोट करेंगे? वो वोट करेंगे हमारे हल्का पंचायत के लिए। ओके, तो हल्का मंजलिस की मीटिंग कब कब होती है? एक चीज याद रखना, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो नॉर्मल हमारे जो जैन से लेके दिसंबर तक महीने चलते हैं उसको बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं किसको? जो हमारे पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है हमारे पास कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ओके, अब इन्होंने बोला कि एक वो करेगा मीटिंग, एक
फर्स्ट क्वार्टर में मीटिंग होगी, एक लास्ट क्वार्टर में मीटिंग होगी फाइनेंशियल ईयर की। क्वार्टर क्या होते हैं? क्वार्टर होते हैं कोई भी 3 महीने मिलके एक क्वार्टर बनाते हैं। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर, ओके। और जो हल्का मजलिस है ना, वो उसके मेंबर्स कब मीटिंग करेंगे? एक साल के पहले क्वार्टर में, एक साल के लास्ट क्वार्टर में, ओके। पर याद रखना फाइनेंशियल ईयर्स के क्वार्टर्स में, ओके। तो हल्का मजलिस का हेड कौन? सरपंच। वार्ड मजलिस का हेड पंच, हल्का मजलिस का हेड सरपंच। और पंच जो है वो उसकी इलेक्शन कौन सी है? यहाँ देखो आप, इसकी इलेक्शन कौन सी है? डायरेक्ट इलेक्शन। सरपंच की इलेक्शन कौन सी है? डायरेक्ट इलेक्शन, ओके। और ये दोनों मिलके वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस बनाते हैं क्या? हल्का पंचायत। एक चीज और है यहाँ पे, विलेज लेवल वर्कर, VLW। विलेज लेवल वर्कर जो है वो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि VLW कौन होता है? VLW जो है वो सेक्रेटरी है हल्का पंचायत का, ओके। चैप्टर सेकंड के अंदर इन्होंने बोला कि हर एक हल्का के लिए एक हल्का पंचायत होनी चाहिए, कि हर एक हल्का के लिए जो है एक हल्का पंचायत जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? उसकी स्ट्रेंथ होगी नॉट लेस देन 7, नॉट मोर देन 11। 7 से कम नहीं, 11 से ज्यादा नहीं। 7 का मतलब की है कि उसमें 6 पंच होंगे अगर, तो एक सरपंच होगा। 10 पंच होंगे, एक सरपंच होगा, इंक्लूडिंग सरपंच। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि चैप्टर सेकंड के अंदर बात की गई कि 7 से कम, 11 से ज्यादा, इंक्लूडिंग सरपंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और रिमूवल ऑफ सरपंच किसके बेसिस पे? ऑब्वियसली अगर सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं करेगा, अगर वो मीटिंग्स रेगुलर नहीं करेगा, तो उसको निकाल दिया जाएगा। या तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, या तो किसी ने शिकायत कर ली कि वो पैसे लेते पकड़ा गया, ठीक है, पैसे को घूस लेते पकड़ा गया, तो सरपंच की रिमूवल हो सकती है वहां पे, ओके। और इसके बाद है एक पॉइंट अगर मैं बताऊं कि जैसे सरपंच, हल्का पंचायत का हेड कौन है? सरपंच। एक होता है नैब सरपंच, जिसको नॉमिनेट किया जाता है। सरपंच को इलेक्ट किया जाता है, नैब सरपंच को नॉमिनेट किया जाता है। और इसकी नॉमिनेशन कौन करता है? इसकी नॉमिनेशन, ये जो मान लो 7 मेंबर्स ने हल्का पंचायत बनाई है, इन 7 में से एक सरपंच होगा, जो 6 पंच बच्चे होंगे ना, उनमें से चुना जाएगा एक नैब सरपंच, ओके। चैप्टर थर्ड डील करता है पावर्स और फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, की पावर्स, उसकी ताकत, फंक्शंस, उसके काम। हल्का पंचायत की क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं? तो हल्का पंचायत की क्या पावर्स हैं? हल्का पंचायत की ये पावर्स हैं कि गांव में जो भी अगर रोड बनाना है तो हल्का पंचायत को बनाना होगा। अगर गांव में पानी की समस्या है, हल्का पंचायत को दूर करनी होगी। अगर गांव में बिजली की समस्या है तो हल्का पंचायत को दूर करनी होगी। तो ये कुछ काम है, ठीक है, जो हल्का पंचायत को करने होंगे, ओके। अब प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत, चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत, कि हल्का पंचायत की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो गांव में जो भी चीज जो किसी और गवर्नमेंट बॉडी के अंदर नहीं है, वो हल्का पंचायत के अंदर होंगी। जैसे पब्लिक रोड्स, जैसे डंपिंग साइट्स जहाँ पे गंद वंद इकट्ठा करके रखा जाता है, स्लॉटर हाउसेस जैसे जहाँ पे मीट वगैरह को काटा जाता है, डैम्स, स्प्रिंग्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, ठीक है। कुछ भी चीजें जो एक गांव के अंदर आप देखते हो, वो किसके अंडर आ जाती हैं? वो हल्का पंचायत के अंदर आती हैं। अब इन्होंने बात की हल्का पंचायत फंड की, कि हर एक हल्का के पास एक हल्का पंचायत फंड होना चाहिए, ठीक है। तो हल्का पंचायत फंड होना चाहिए। अब ये हल्का पंचायत फंड, ये मतलब कैसे भरता, कैसे है ये फंड? इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये पैसे ये कलेक्ट करते हैं किसी विलेजर्स से, जो उस हल्का पंचायत के अंदर जितने भी लोग होंगे उनसे ये हल्का पंचायत फंड कलेक्ट करेंगे। कैसे? मान लो किसी ने मेला करवाना है तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा। किसी ने सर्कस का शो करना है, उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। किसी ने दुकान खोलनी है, उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। किसी ने मिल्स खोलनी है, सॉ मिल्स, ठीक है, या कोई भी फ्लोर मिल्स वगैरह, कोई भी मिल खोलनी है ना, उसके लिए भी टैक्स पहले सरपंच के वहां पे करना पड़ेगा कि हमने ऐसे ऐसे खोलनी है। तो उसके लिए, और उन फंड से मिलके बनता है हल्का पंचायत फंड, जो कि यूज किया जाता है गांव की डेवलपमेंट के लिए। अब एक चीज याद रखना कि सेक्शन 15A
ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 की अमेंडमेंट में, सेक्शन 15A इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें बोला गया था कि हर एक हल्का पंचायत 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल के बाद अपनी जो ये भी टैक्स की फीस है ना उसको रिवाइज कर सकती है। मान लो कि अगर किसी ने मेला करना होगा तो 25 रुपये टैक्स रखा है, 2 साल के बाद ये हल्का पंचायत इसका टैक्स 30 भी कर सकती है, इसका टैक्स 20 भी कर सकती है, ठीक है। ये 15A सेक्शन में बोला गया है, और 15A सेक्शन 2018 के अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अंदर हल्का पंचायत अपने सभी फंड्स को या अपने जो भी टैक्सेस वगैरह को उनको रिवाइज कर सकती है, ठीक है। चैप्टर 5 जो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि सरपंच के क्या क्या काम होंगे, बिकॉज हल्का पंचायत का हेड है सरपंच। सरपंच का ये काम है कि सभी पंचेस प्रेजेंट हो मीटिंग में, ये सरपंच का काम है। सरपंच को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं कि कितना हमने पैसा लगा दिया ये गांव की डेवलपमेंट में, कितना हमें और चाहिए, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड्स जो हैं ये मेंटेन करके रखता है। बिकॉज ये सरपंच किसको आंसरेबल है, या तो ये डिस्ट्रिक्ट को आंसरेबल है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा उसको आंसरेबल है, या तो ये ब्लॉक को आंसरेबल है, ठीक है। कल को क्वेश्चनिंग होगी कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट्स करी, तो सरपंच बताएगा कि मैंने गांव में ये काम किया। ऑब्वियसली जब इसको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो इसको बताना पड़ेगा ना, मैंने ये काम किए इलेक्शन में पर्पस के, उसके हिसाब से इसको बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये इन दो बॉडीज को आंसरेबल है, तो ये अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है, ये इसका काम है रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना। ओके, अब चलेंगे हम नेक्स्ट में, सेक्शन 6 नहीं, चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 6 के अंदर क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है, जो ब्लॉक लेवल पे कोई बॉडी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये किसके साथ बनती है, ये बनती है, इसके अंदर होता है एक चेयरमैन और एक होता है वाइस चेयरमैन। जो आप देखना, आप अपने अगर अपने अपने गांव के ब्लॉक में देखोगे कि एक ब्लॉक में अंदर बहुत ज्यादा विलेजेस आते हैं, ठीक है, मान लो 50 विलेजेस एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। उन 50 विलेजेस में से हर एक विलेज से एक एक सरपंच आएगा, मतलब 50 सरपंच हो जाएंगे। उन सरपंच के आगे आगे 25 होंगे, वो सब ये दोनों मिलके वोट करेंगे किसके लिए, सर ये चेयरमैन ऑफ बीडीसी के लिए, बीडीसी के चेयरमैन के लिए वोटिंग करेंगे कौन, सरपंच और उनके पंच। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को बीडीसी बोलते हैं, ठीक है, बी फॉर ब्लॉक, डी फॉर डेवलपमेंट, सी फॉर काउंसिल। और इसके बाद आ गया वाइस चेयरमैन। जब ये चेयरमैन बन जाता है ना, तो इसके बाद वाइस चेयरमैन की नॉमिनेशन इन सब में से किसी एक को बना दिया जाएगा वाइस चेयरमैन। ओके, अब बीडीओ कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। ओके, आपने यहां पढ़ा था कि बीएलडब्ल्यू कौन होता है, बीएलडब्ल्यू होता है सेक्रेटरी हल्का पंचायत का। बीडीसी का सेक्रेटरी कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो है वो डील करता है किसके साथ, पावर्स और फंक्शंस ऑफ बीडीसी, कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्या पावर्स और फंक्शंस हैं। तो सेम इसके भी वही फंक्शंस हैं कि इसने देखना है कि हल्का पंचायत सही से काम कर रही है ना, कि सरपंच जो है, जो भी पीछे से स्कीम्स हम दे रहे हैं, क्या सरपंच उनको अच्छे से गांव में वो इम्प्लीमेंट करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा है, ठीक है। और जो भी ये सारे ये काम देखेगा कि सरपंच ने क्या काम किए हैं, या पीछे से कोई स्कीम आ रही है तो उसके पैसे देखेगा कि कितने कितने हमने कैसे कैसे बांटने हैं पूरे गांव में, तो ये ब्लॉक डिसाइड करेगा। ओके, तो चैप्टर हमारे पास 8th में आ जाएगा प्रॉपर्टी और फाइनेंस के रिलेटेड, कि बीडीसी की क्या प्रॉपर्टी है, क्या फाइनेंस है। फाइनेंस मीन्स पैसा। तो हर एक बीडीसी का एक अपना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड होता है। जैसे हल्का पंचायत का हल्का पंचायत फंड होता है, वैसे ही ब्लॉक डेवलपमेंट का ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड होता है, जिसमें कौन से ये जो भी इन्होंने टैक्स वगैरह लिए होते हैं वो इस फंड में इन्होंने रखे होते हैं। ओके, फिर चैप्टर 9 में हमारे पास आ जाता है डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब अब चेयरमैन के क्या क्या काम है, ठीक है। तो चेयरमैन को भी महीने में एक बार मीटिंग करवानी है, ठीक है, महीने में एक बार मीटिंग तो जरूर होनी चाहिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। दूसरा, इसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, बिकॉज इसको किसको शो करने हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो भी चेयरमैन होगा उसको शो करने हैं कि हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स करवाई हैं गाँव में। ओके, अब चैप्टर 10 है हमारे पास होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। ये चैप्टर 10 पहले नहीं था,
2011 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस की इलेक्शंस की पंचायत की इलेक्शंस कौन करवाएगा। हमने 73rd अमेंडमेंट में पढ़ा था पंचायत की इलेक्शंस कौन करवाता है। पंचायत की इलेक्शंस करवाता है हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो कौन इलेक्शन करवाएगा यहाँ पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है जम्मू कश्मीर पंचायती राज की इलेक्शंस। और इसका जो कमिश्नर होता है ना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर। जो भी उस टाइम का गवर्नर होगा वो अपॉइंट करेगा इसके कमिश्नर को, ताकि ये यहाँ इलेक्शंस अच्छे से इलेक्शंस करवा सके। और गवर्नर को इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है कि हाँ भाई इस इंसान को तुम कमिश्नर बना दो। या तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो बताएगा, या चीफ मिनिस्टर ने कोई सीनियर मिनिस्टर आगे नॉमिनेट किया हुआ है वो बताएगा, या तो कोई लीडर होगा अपोजिशन पार्टी का वो बताएगा कि हाँ इस इंसान को कमिश्नर बना देना चाहिए। लेकिन बनाता कौन है, गवर्नर। और ये कमिश्नर जो है ये ओथ किसके सामने, शपथ किसके सामने लेगा कि मैं अपना काम सही से करूंगा, मैं घूस नहीं खाऊंगा, ठीक है, ये सब चीजें ये किसके आगे शपथ लेता है, ये शपथ लेता है हमारे गवर्नर के पास, ठीक है, गवर्नर के सामने लेता है, या गवर्नर ने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया है अपने आगे उसके सामने लेगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन में कि इलेक्शंस कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और इस कमीशन जो है, कमिश्नर जो है इसका, उसको वो नॉमिनेट करता है गवर्नर, और ओथ भी किसके आगे, वो गवर्नर के आगे ही लेता है। ओके, अब हमारे पास चैप्टर 11 जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड के साथ डील करती है। DBDB, ठीक है, DPDB, डिस्ट्रिक्ट, P से प्लानिंग, D से डेवलपमेंट, B से बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये बनती है हमारे पास किसके साथ, एक होता है इसमें चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन जो है, आप एक बात याद रखना कि ये पूरी जो ये है ना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड, ये किसके साथ बनती है, ये बनती है इनके साथ, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन BDC का, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी उस टाइम के गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, ये सब मेंबर्स जो है मिलके बनाते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड को। याद रखना चेयरमैन को नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट फोर्स में होगी वो नॉमिनेट करेगी चेयरमैन को, लेकिन वाइस चेयरमैन की नॉमिनेशन होगी इन सब मेंबर्स के थ्रू। ये सब मेंबर्स जो हैं वो किसको नॉमिनेट करेंगे, वाइस चेयरमैन को। ओके, आप सब सोच रहे होंगे जब चेयरमैन तो हेड बना दिया है तो वाइस चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत है। तो कभी चेयरमैन अगर एब्सेंट है, कभी उसको कहीं बाहर जाना पड़े, तो उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन सभी चीजों को देखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी वाइस चेयरमैन देखेगा, हल्का पंचायत में सरपंच अगर कभी एब्सेंट है तो उसकी जगह नैब सरपंच देखता है सभी चीजों को। ओके, जैसे आप अपनी कंट्री में देख लीजिए, अगर प्रेसिडेंट बीमार हो जाए या उसको कभी आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े, तो उसमें तो वेकेंट तो नहीं छोड़ सकते ना, काम तो चलते रहेंगे, तो उस समय उसमें हमारी उस समय काम कौन देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ही चेयरमैन कभी आगे पीछे है तो उसके उस टाइम पे कौन देखेगा, वाइस चेयरमैन देखेगा ये सारे काम। ओके, अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर 12 डील करता है पावर्स और फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड के क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं। पहला तो यही है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स लाई जाती हैं, जो भी सेंटर की तरफ से कोई स्कीम अगर पंचायत के लिए लाई जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना इसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड का। ये सारी जो है ये सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सारे बताता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हल्का पंचायत को बोलती है, और हल्का पंचायत का जो सरपंच होता है वो गांव में क्या है, वो काम करवाता है। जैसे मनरेगा स्कीम आ गई तो उसके तहत कैसे कैसे वो पूरे गांव में उसके हर विलेजर को उसमें ठीक है वो एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, लेबर्स का काम मिले, तो वो सब जो है वो एक हल्का पंचायत का सरपंच देखेगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर 10th 11th 12th और 13th चैप्टर आ जाता है हमारे पास, जिसके अंडर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत। कि जैसे मैंने 73rd अमेंडमेंट में बताया था कि हर मतलब अशोक मेहता कमेटी ने बताया था, मैंने नहीं बोला था, वो अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि हर एक पंचायत में एक न्याय पंचायत होनी चाहिए। वैसे ही इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर में उसका नाम होगा पंचायती अदालत। ओके,
और पंचायती अदालत किससे बनती है? पंचायती अदालत 5 मेंबर्स से बनती है, जिनको कौन रिकमेंड करता है? पंच, सरपंच या नायब सरपंच। इनकी रिकमेंडेशन पे ये 5 मेंबर्स को जो है वो ये 5 मेंबर चुने जाते हैं पंचायती अदालत के। ओके, याद रखना कभी भी पंच, सरपंच और नायब सरपंच पंचायती अदालत का मेंबर नहीं बन सकता। ओके, और अगर किसी भी पंचायती अदालत को काम करना है ना, तो मिनिमम 3 मेंबर्स भी अगर होंगे तब भी वो काम करेगी। और उन 3 मेंबर्स को बोला गया है क्या? क्योरम। जैसे क्वार्टर को बोलते हैं ना, 3 महीने को क्वार्टर, वैसे ही 3 मेंबर्स को क्योरम बोला जाता है। ओके, अब ये जो पंचायती अदालत है, ये कोई भी जो भी क्रिमिनल केसेस वगैरह होंगे किसी भी पंचायत, विलेजेस वगैरह, जिसके भी, ये पंचायती अदालत सुनेगी। मैंने आपको 73rd अमेंडमेंट में बताया था कि ये जो है ना पंचायत कभी भी सुप्रीम कोर्ट, इसके पंचायत के जो भी ये मेंबर्स होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पंचायत में इंटरफेयर नहीं कर सकती, हाई कोर्ट पंचायत में इंटरफेयर नहीं कर सकती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकती। इनके लिए स्पेशली बनाई जाती है पंचायती अदालत, इनके मसलों को सुनने के लिए बनाई जाती है पंचायती अदालत। ओके, चैप्टर 14 क्या बोलता है? ये नहीं है मिसलेनियस, कि अब मिसलेनियस में क्या क्या आएगा। इसके अंदर सेक्शंस हैं, अगर आपको याद रखने होंगे तो रखना, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 80 बोलता है कि पावर्स टू मेक लॉज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज बॉडीज, की इन सब बॉडीज को, इन सबको, ठीक है, इन सबको पावर्स दे दो, इन सबको पावर्स दे दो ताकि ये गांव की डेवलपमेंट के लिए लॉस बना सके। ठीक है, सेक्शन 80 बोलता है इन सबको पावर्स दे दो, इन सब बॉडीज को पावर दे दो ताकि ये विलेज में जो भी डेवलपमेंट करवानी है वो ये करवा सके। ओके, ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके। सेक्शन 81 बायलॉज, पावर टू मेक बायलॉज। बायलॉज क्या होते हैं? नॉर्मल जो भी लोकल लॉस एरिया होते हैं, जो लोकल एरिया के लिए लॉस होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम बायलॉज। कि बायलॉज बनाने के लिए लोकल एरिया के लिए, अब स्टेट में कोई गवर्नमेंट है, उसको क्या पता किसी एरिया में क्या क्या जरूरतें, क्या क्या लॉस उनके लिए जरूरी हैं। इसलिए ये पंचायत को दे दो ये अथॉरिटी कि वो उन लोकल एरियाज में वो लॉस बना सके, जिसके तहत जो है डेवलपमेंट हो सके एक रूरल एरिया में। रूरल मीन्स गांव। ओके, रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो सके। तो ये थे हमारे पास कुछ चैप्टर्स। डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हाय ये कैसे याद करेंगे हम इतने चैप्टर्स, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आपको उससे बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ओके, हाँ, अब इसके बाद हम करेंगे कि चेंजेस 2018 में क्या क्या चेंजेस आई। ठीक है, इस 1989 के अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आई 2018 में। तो अगर मैं बात करूं कि एक 2004 में एक अमेंडमेंट हुई थी इसी की, 2004 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत रिजर्वेशन की बात की गई थी कि 1/3 रिजर्वेशन दे दो एससी को, एसटी को और वुमेन को। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन दे दो एससी, एसटी और वुमेन को, ये 2004 में बात की गई। ओके, और 2011 में किसकी बात की गई? 2011 में बात की गई कि इलेक्शंस कैसे होंगी किसी भी पंचायत में, ये 2011 में इंट्रोड्यूस की गई। और 2018 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया कि पहले तो 14 चैप्टर्स थे, लेकिन 1A इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में, जिसके तहत हो गए हमारे पास 15 चैप्टर्स। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2018 के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको 15 टिक करना है। लेकिन अगर आपको 1989 के अकॉर्डिंग पूछे जाए तो आपको 14 चैप्टर टिक करने हैं। और 1A के अंदर क्या क्या था? 1A के अंदर था वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस की बात की गई थी, और ये इंट्रोड्यूस किया था 20th एक्ट के अंदर। ओके, चैप्टर 1A जो है उसके अंदर कुछ सेक्शंस आती हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C, सेक्शन 3D। ओके, तो सेक्शन 3A डील करती है हमारे पास किसके साथ? वार्ड मजलिस के साथ। सेक्शन 3B बोलती है कि उनको पावर्स भी दे दो वार्ड मजलिस को। सेक्शन 3C डील करती है हल्का मजलिस के साथ। सेक्शन 3D इसकी की पावर्स ऑफ हल्का मजलिस की बात करती है, सेक्शन 3D। ओके, अब 2018 में स्ट्रेंथ ऑफ हल्का पंचायत की बात की गई। पहले था कि नॉट लेस देन 7, नॉट मोर देन 11, लेकिन इन्हीं के बीच में सरपंच इंक्लूड किया गया था। अगर 6 होंगे, अगर 7 होंगे तो 6 पंच होंगे, 1 सरपंच होगा। 11 होंगे तो 10 पंच होंगे, 1 सरपंच होगा। लेकिन अभी इन्होंने 2018 में बोला कि एक्सक्लूडिंग सरपंच कर दो,
अगर वो सीट रिजर्व है SC ST और वुमेन के लिए तो उस टाइम पे सरपंच को एक्सक्लूड कर दो। मतलब अगर 7 मेंबर्स हैं, उनमें से 7 के 7 पंच होंगे और 1 होगा सरपंच, तो टोटल 8 होंगे। 11 होंगे तो 12वां सरपंच होगा, ठीक है। बट ओनली केस इन्होंने वो दी है हमें एक, ठीक है, कि अगर सीट्स रिजर्व है SC ST या वुमेन के लिए तब ये केस लागू होगा। ओके, रिमूवल ऑफ सरपंच की बात हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ सरपंच में अगर कोई भी वो मीटिंग सही से कंडक्ट नहीं कर रहा, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, अगर घूस लेता पकड़ा गया तो हम सरपंच को निकाल सकते हैं। लेकिन 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई कि अगर सरपंच लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में एब्सेंट है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 1 2 3, लगातार 3 मीटिंग्स में एब्सेंट है तो उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, पंचायत में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए सरपंच को निकालने के लिए। अगर 2/3 मेजॉरिटी बोलती है कि हाँ भाई सरपंच को निकाल देना चाहिए तो निकाल दिया जाएगा। ओके, जब अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कभी हो सकता है कि हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाए, टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाए, मानो 2 साल में ही हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, गवर्नमेंट उस वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है जो हल्का पंचायत के सारे काम देखती है। हल्का पंचायत जो है ये एक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल की, ठीक है, जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर काम किसका देखती है, हल्का पंचायत का काम देखेगी उसकी एब्सेंस में। लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए देखेगी, उसके बाद हमें फ्रेश इलेक्शंस करवा के दोबारा हल्का पंचायत लानी पड़ती है गांव में। लेकिन 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर उसका काम देखेगा, ठीक है। तो आप सबको जिसका वेट था ट्रिक, ओके, कि हाँ भाई हमें चैप्टर्स लर्न करने हैं, तो ये ट्रिक है हमारे पास। होप आप सबको ये समझ आए कि द HP पेंसिल एंड बॉल पेन पेंसिल एक DP थी PM की। मैं रिपीट करूंगी, द HP पेंसिल एंड बॉल पेन पेंसिल एक DP थी PM की। मान लो कोई भी पेंसिल है HP नाम की, ठीक है, और बॉल पेन होता है, तो छोटे होते हम पेन पेंसिल यूज करते थे ना, तो उसके पीछे बॉल लगा दो, बॉल पेन पेंसिल, तो वो एक DP थी PM की, मतलब वो उसने अपनी DP रखी हुई है, ठीक है। तो देखेंगे हम ये कैसे बनी ट्रिक, इससे कैसे हमारे पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो देखो भाई, इसमें जो T है ना, T फॉर टाइटल्स, जो पहले पहले मैंने उससे लिखी है ना कैपिटल लेटर्स में, उन सबसे कोई ना कोई तो बनेगा। तो पहले हमारा जो T है उसके साथ आएंगे, चैप्टर 1 में हमारे पास आता है क्या, टाइटल्स। टाइटल्स मतलब सेक्शन 1 में टाइटल्स की बात की गई, सेक्शन 2 में हमारे पास किसकी, डेफिनेशंस की बात की गई है, T से टाइटल्स। अब हमारे पास आ जाएगा अगला H का मतलब है हमारे पास हल्का पंचायत। चैप्टर 2 में बात की गई है किसकी, हल्का पंचायत की, कि हर एक हल्का के पास एक हल्का पंचायत होनी चाहिए, तो ये चैप्टर 2 में बात की गई है। अब हमारे पास क्या है, P से आ गया हमारे पास क्या, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हल्का पंचायत। चैप्टर 3 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि पावर्स और फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत के बारे में। ओके, अब जो पेंसिल है उसको ब्रेक करके लिखना, पेंसिल। अब ये वाला जो P है उसका मतलब है प्रॉपर्टी। चैप्टर 4 के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी की बात की गई है हल्का पंचायत की। अब C से मतलब है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर 5 के अंदर कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात की गई है हल्का पंचायत की। अब इसके बाद हमारे पास जो ये वाला B है, ये चैप्टर 6 के अंदर आएगा, जिसमें बात की गई है हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। अब जो ये वाला P है, इसमें है पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द BDC, ठीक है, पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये चैप्टर 7 है। अब जो ये वाला P है, इसके अंदर हमारे पास है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस, किसकी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। ये आ जाएंगे हमारे पास 8 चैप्टर्स। अब जो ये वाला C है, इसके साथ आ जाएगा क्या, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये हमारे चैप्टर 9 में है। अब एक E से आ जाएगा इलेक्शंस, ये हमारे पास चैप्टर 10 के अंदर है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। ओके, अब D से आ जाएगा हमारे पास क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास कितने, चैप्टर 11 में आ जाएगा हमारे पास क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड। अब जो ये वाला P है, इसके अंदर आ जाएगा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड, चैप्टर 12 के अंदर। ओके, अब जो ये वाला P है ना,
इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायती अदालत। 13 चैप्टर के अंदर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत। और जो ये लास्ट एम है जो 14 चैप्टर के अंदर है, इसका मतलब है मिसलीनियस। ओके, तो ये होप आप सबको ये ट्रिक समझ आई होगी। इस ट्रिक को 6-7 बादाम खा के ना दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज इससे आपका पूरा पंचायती राज सिस्टम जो पूरे 1989 का है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, होप आप सबको ये समझ आया होगा पूरा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सब बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, और होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो आप अपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे दीजिए, बिकॉज आपके कमेंट से पढ़ाने वाले को भी उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि हाँ बच्चों को समझ आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे लाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।